हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग जो है यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डीप में अच्छे से गहराई में एनालिसिस स्टार्ट किए हैं। ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। दोस्तों, आपको पता है 2011 से में यूपीएससी का जो है पैटर्न है चेंज हुआ है, इसीलिए हम लोग 2011 से क्वेश्चंस को लिए हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने 2013 के 10 क्वेश्चन को अच्छे से गहराई में एनालिसिस किया था। आज हम लोग 2013 के ही क्वेश्चंस को 2013 के क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 12 से लेके आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बरनवाला, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि आपको पता है हर साल यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आने वाले एग्ज़ाम में हर साल रिपीट करते हैं। कम से कम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30-35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लिंक होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लेकिन आपको इसलिए नहीं पता चल पाता है क्योंकि आपने इतने अच्छे से गहराई में कभी भी एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग इस कोर्स में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सही आंसर क्या है, बल्कि ये भी देखेंगे कि वो ऑप्शन सही क्यों है और बाकी ऑप्शंस गलत क्यों है, और बाकी ऑप्शंस किन चीज़ के बारे में था, किन चीज़ों के बारे में था कि वो गलत था, ताकि फ्यूचर में अगर यूपीएससी सेम ऑप्शन से अगर क्वेश्चंस बनाता है, कहने का मतलब अगर उसके ऑप्शंस आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं कुछ टर्म ऑप्शन से रिलेटेड, तो हम आसानी से उन क्वेश्चंस को सही कर देंगे। जैसे एक बार बादामी केव के बारे में पूछा, तो बादामी केव का क्वेश्चन कल हमने डिटेल में एनालिसिस किया। अगर फ्यूचर में बादामी केव से कुछ ऑप्शन आ जाए तो हम आसानी से छांट लेंगे। उसी तरह बराबर केव से पूछा तो बराबर केव जो गुफाएं हैं उनसे अगर क्वेश्चन पूछेगा फ्यूचर में यूपीएससी, और पूछेगा ही क्योंकि सिलेबस फिक्स है यूपीएससी का। और लगभग 2011 से 23 तक का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लगभग आपके पास 13 साल का क्वेश्चन होता है। तो 13 साल इंटू 100 क्वेश्चन मतलब 1300 क्वेश्चन होंगे एकदम स्टैंडर्ड्स वाले, जो यूपीएससी जो है जिससे क्वेश्चन पूछा है। राइट, तो अगर उनको अच्छे से आप कर लेते हैं तो कोई भी आपको, हमें नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको जो है होगा प्रीलिम्स को निकालने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एक पहला वीडियो आ चुका है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो नंबर दूसरे में, क्लास नंबर दूसरे में क्वेश्चंस को देखेंगे, और क्वेश्चन हम लोग लगभग कोशिश करेंगे कि आज 15 से 20 क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा इंग्लिश का पीडीएफ है, दूसरी तरफ जो है हिंदी का पीडीएफ है। 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने बहुत ही गहराई में एनालिसिस किया है, तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम आज देखते हैं। और ये जो लेक्चर है, देखिए याद रखिए कि जो आपका, हम लोग अभी 3 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा दिया है, पॉलिटी पढ़ा दिया है। ठीक है, इकोनॉमी का लगभग पढ़ा दिए हैं। पिछले साल जो हमने पढ़ाया था 2023 के लिए, सेम इस बार वही चीज़ होगा, उसी को पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें जो करंट अफेयर का अपडेट है उसको हम बाद में कर देंगे इकोनॉमी में। ठीक है, उसके बाद जो हिस्ट्री है उसका मॉडर्न पूरा लगभग पढ़ा दिए हैं, तो आप देखिएगा प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न का। ठीक है, और क्या बचा, साइंस टेक, इसका वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जल्दी वीडियो इसका आएगा साइंस टेक का। उसमें भी पूरा गहराई में साइंस टेक पढ़ाएंगे, सिर्फ करंट अफेयर नहीं बल्कि स्टैटिक पोर्शन भी। ज्योग्राफी का 6 क्लास हो चुका है, डेली एक क्लास आ रहा है, टाइमिंग है 7:30 बजे रात में। अब क्या बचा हमारे पास, अब हमारे पास बचा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का। ठीक है, और सी सेट का। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्लास हो रहा है और दूसरा क्लास है। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो क्लास होगा वो वीक में 4 दिन होगा। कितने दिन होगा, 4 दिन होगा। कौन कौन सा दिन, तो ट्यूसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा, थर्सडे को होगा, और तो आप देख लीजिए अभी जो इनिशिएटिव चल रहा है जीरो आई एस पे चैनल पे, अभी सी सेट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का तो क्लास अभी डेली होगा। ठीक है, टाइमिंग है 7:30 बजे शाम में।
ठीक है। सी सेट का जो क्लास हो रहा है अभी वीक में 3 होगा, फिर उसको धीरे धीरे हम करके बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में 3 3 दिन क्लास होगा, मंगलवार मतलब ट्यूसडे, फिर एक दिन छोड़ के गुरुवार। तो देखिए सी सेट का जो क्लास होगा दोस्तों वो 3 दिन होगा, एक होगा सोमवार को, ठीक है, फिर बुधवार को और शुक्रवार को। 3 दिन आपका क्लास होगा, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन क्लास होगा, ठीक है। टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे सुबह, ठीक। क्लास आपका आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्लास होगा दोस्तों वो वीक में 4 क्लास होगा, ठीक है। वो होगा आपका मंगलवार को, उसके बाद मंगलवार हो गया, फिर बुधवार को होगा, फिर गुरुवार को होगा और फिर संडे को आएगा, रविवार को। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे, ये 4 दिन सी सेट का क्लास होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास होगा। टाइमिंग जो रहेगा वो रहेगा 11:30 बजे सुबह, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्लास आएगा। तो अभी जो हम लोग का 3 चीज़ चल रहा है, ज्योग्राफी डेली 7:30 बजे शाम में, सी सेट वीक में 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे सुबह। और हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा क्लास क्वेश्चंस का वो बुधवार, गुरुवार, संडे और मंगलवार 11:30 बजे सुबह चलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सी सेट अभी 3 दिन चलेगा तो फिर हम लोग 3 ही दिन रखेंगे, नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग इसको कम बढ़ाएंगे क्लास को। तो अभी हमारे पास 6 महीने का लगभग समय है प्रीलिम्स के लिए, तो सफिशिएंट टाइम है, आसानी से सी सेट भी हो जाएगा और जीएस तो हमारा साथ ही साथ चल रहा है। तो पूरा दिसंबर लास्ट तक या मैक्सिमम 15 जनवरी तक पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जनवरी से सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और पूरा रगड़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर है 11 में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पढ़िए आप। क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर पढ़ें और हिंदी वाले बच्चे इधर पढ़ें, ठीक है। बोल रहा है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा। बोल रहा है अगर हमें कोई भी अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो उसके लिए हमें एक बिल लाना पड़ेगा। कहाँ, और बिल कहाँ पे लाना पड़ेगा? केवल लोकसभा में, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग अमेंड करते हैं, ठीक है, एक तो होता है अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन मैंने पढ़ाया है आपको। एक तो आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट होगा और एक अमेंडमेंट होता है आर्टिकल 368 के बाहर, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट बोलते हैं वो आर्टिकल 368 वाला बोलते हैं, ठीक। तो जब संविधान का हम लोग अमेंडमेंट करते हैं आर्टिकल 368 के अंडर, तो सबसे पहले इसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि बिल के द्वारा ही संविधान को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि संविधान एक कानून है और बिल के द्वारा ही किसी कानून को चेंज किया जाता है, राइट। तो बिल लाना पड़ेगा जिसको विधेयक बोलते हैं। तो वो जो हम बिल है किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में ला सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए, बिल को हम लोग लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी ला सकते हैं। दूसरी बात, कि ऐसे बिल को लाने के लिए, मतलब संविधान संशोधन के बिल को लाने के लिए हमें राष्ट्रपति से परमिशन या रिकमेंडेशन नहीं लेना पड़ता है, जिस तरह से मनी बिल में लेना पड़ता है। तो हम लोग इसको राष्ट्रपति से परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो बिल है उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसको दोनों सदन से विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी लोग आए हैं प्रेजेंट हुए हैं और वोटिंग, उसका 2/3 होना चाहिए, प्लस 50% टोटल मेजॉरिटी का, हाउस का, ठीक है। तो दोनों सदन से इस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और अगर उस बिल में कुछ हम लोग संघीय ढांचा को चेंज कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे राज्यों का भी हित है, राज्यों का भी इंटरेस्ट है। जैसे हम मान लीजिए
या राज्यों का पार्टिसिपेशन है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस चेंज कर रहे हैं प्रेसिडेंट का, तो आपको पता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो हमारे एमएलए होते हैं इलेक्टेड वाले, विधायक वो भी होते हैं, और विधायक कहाँ के होते हैं, राज्य के। तो वैसा अगर हम कोई प्रावधान चेंज कर रहे हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल चीज़ है, राज्यों का भी हित है, राज्यों का भी पार्टिसिपेशन था, तो वैसे चीज़ को अगर तभी चेंज कर सकते हैं जब वैसे बिल को जितने भी विधानसभा है उसका कम से कम आधा विधानसभा उसको पास करना चाहिए और सिंपल मेजोरिटी से, तब हम फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद जब ये बिल दोनों सदन पास हो कर देता है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से, राइट, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देता है या फिर सिंपल मेजोरिटी से जो है उसको पास करना पड़ता है 2/3% एंड वोटिंग, और सिंपल मेजोरिटी से। और फिर अगर फेडरल स्ट्रक्चर वाला चीज़ है तो दोनों सदन उसको जो है हमारा विधानसभा जो है उसको साधारण बहुमत से पास करेगा, कम से कम आधा, तब वो बिल जो जाता है राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति उसको साइन करना ही पड़ेगा। मतलब एक बार अगर संविधान संशोधन बिल को दोनों हाउस लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, अगर फेडरल स्ट्रक्चर वाला है, तो आधे विधानसभा ने सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से पास कर दिया, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति अपना जो वीटो है वो उस पर नहीं कर सकता है। समझ में आया? इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन था संविधान संशोधन बिल से रिलेटेड, आप पढ़िए। और बिल जो है कोई भी ला सकता है, चाहे वो एमपी हो या वो कोई मंत्री हो, मतलब कोई भी एमपी, चाहे वो सरकार का हो या विपक्ष का हो, वो संविधान संशोधन बिल ला सकता है। राष्ट्रपति का पूरा परमिशन इसमें नहीं चाहिए। अब पढ़िए, बोल रहा है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा ओनली। बोल रहा है केवल लोकसभा में हम विधेयक के द्वारा संविधान को संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो गलत बात है, मैंने बताया दोनों सदन में कर सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। फिर बोल रहा है इफ़ सच एन अमेंडमेंट सिक्स टू मेक चेंजेज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स। बोल रहा है कि अगर हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं संघीय चरित्र का, फेडरल स्ट्रक्चर का, तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं तो कम से कम आधे विधानसभाओं से उसको पास करना चाहिए। मान लीजिए भारत में 28 राज्य हैं लगभग, ठीक है, तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करें तो अगर मान लीजिए 14 अगर राज्य का विधानसभा अगर उसको सिंपल मेजोरिटी से साधारण बहुमत से वैसे बिल को पास कर देता है तो माना जाएगा कि वो बिल पास हुआ है। तो सभी राज्यों के विधानसभा से इसको करने का ज़रूरत नहीं है, आधा विधानसभा कर देगा सिंपल मेजोरिटी से तो पास हो जाएगा। इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। तो करेक्ट क्या हो गया, ना तो एक पहला सही है ना तो दूसरा सही है, ठीक है। चलिए, तो इतना डिटेल में इसी तरह से हम लोग को पढ़ते रहना है आगे, ठीक है। ये नहीं कि कल ये नहीं जानना है कि यार ये इसका सही आंसर क्या है, बस ये भी जानना है कि वो क्यों गलत है और किस चीज़ के बारे में, ठीक है, ताकि फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, बोल दोस्तों, बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, भारत का न्यायवादी। तो मैंने आपको पॉलिटी जब पढ़ाया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए, तो पूरा डिटेल में पॉलिटी का लगभग 21 से 22 क्लास लिए हैं। आपको पता है लक्ष्मीकांत का जो हमारा नया वाला एडिशन है उसमें लगभग 80 चैप्टर हैं पॉलिटी में, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको 60 चैप्टर पढ़ा दिया, मात्र 20 चैप्टर बचा हुआ है। और 20 चैप्टर ऐसे ही ये चैप्टर हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे, राइट, क्योंकि क्या पता ये सबसे 1-2 क्वेश्चन बन जाए। लेकिन बाकी जो मैंने आपको 60 चैप्टर पढ़ाया है, मैक्सिमम क्वेश्चन 90 से 95% क्वेश्चन इसी से बनेगा पॉलिटी का। बाकी जो 5-10% क्वेश्चन है वो आपका 20 चैप्टर से बनेगा। जो मैंने अभी छोड़ा है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ये जो आपका नवंबर का महीना है, ठीक है, जो बचा हुआ है अभी कुछ दिन, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो बोल रहा है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अटॉर्नी जनरल जो होता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 76 के तहत ये इनका पोस्ट क्रिएट किया गया, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर माना जाता है, ठीक है, कानून अधिकारी माना जाते हैं। ये भारत सरकार को कानून के मामले में सलाहकार होता है, ठीक है। और जितना भी मामला होता है कानूनी मामला, सब में भारत सरकार का प्रतिनिधि करता है कौन, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका लड़ाई हो गया भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब कोर्ट में बुलाया जाएगा तो कौन आएगा, मोदी जी आएंगे? नहीं, कौन आएगा, भारत के महान्यायवादी आएंगे। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का या भारत का हम बोले तो ये
कानूनी सलाहकार होता है और भारत सरकार को ये रिप्रेजेंट करता है सभी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। ठीक है, ये राष्ट्रपति को सलाह भी देता है जब ज़रूरत पड़ता है तो। ठीक है, जब राष्ट्रपति से पूछते हैं तो। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि मुख्य जो है एक तरह का वकील होता है भारत सरकार का। समझ में आया? एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भारत सरकार का ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता, याद रखिएगा, ये एक सरकारी नौकर नहीं होता है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि ये हमेशा भारत सरकार के लिए काम करता रहता है। जब भारत सरकार को ज़रूरत पड़ता है तब इसको बुला लेता है अपना सलाह वला लेने के लिए, बोलता है कि ठीक है जाइए आप इस कोर्ट में जाइए, वहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट कीजिए। बाकी समय में ये जो व्यक्ति हैं ये खुद का अपना वकालत कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर कोई मामला है जो भारत सरकार के विरोध में है तो उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये भारत सरकार के पक्ष में बोलेगा, ना कि भारत सरकार के विरोध में, क्योंकि ये भारत सरकार का वकील है। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, इसका मतलब ये अपना नौकरी साथ साथ कर सकता है। ठीक है इसके अलावा कोई व्यक्ति है जिस पे मुकदमा चल रहा है तो उसका बचाव भी ये नहीं कर सकता है बिना सरकार से परमिशन लिए। समझ में आया? तो ये था अटर्नी जनरल के बारे में। साथ ही साथ अटर्नी जनरल है वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी बोल सकता है, बोलने का उसको आज़ादी है। वो किसी भी कमेटी जो होता है लोकसभा राज्यसभा उसका सदस्य बन सकता है। ठीक है, लेकिन चूँकि वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है इसीलिए वो उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। अगर वो कमेटी का भी सदस्य बनता है तो सदस्य बनेगा, बोल तो उस कमेटी में वो बोल पाएगा, लेकिन उसमें वोट नहीं दे पाएगा। वोट क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो उसका सदस्य नहीं है, मतलब वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं है। और कोई व्यक्ति बिना सदस्य बने बोल तो सकता है, और इसको स्पेशल प्रावधान है, हम और आप नहीं बोल सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन भारत का अटॉर्नी जनरल बोल सकता है। हालांकि ये जो है सदस्य नहीं है फिर भी, लेकिन वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। चलिए, बोल रहा है टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, सही बात है। बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा राज्यसभा कोई भी कमेटी में भाग ले सकता है। ठीक है, उसका सदस्य हो सकता है। स्पीक इन द लोकसभा, हाँ बोल सकता है। लोकसभा में वोट कर सकता है, नहीं, वो उसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का 1 2 3। देखिए कहाँ दिया हुआ 1 2 3, तो पूछा कौन सा करेक्ट है, सही कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 एंड, एक मिनट रुकिए, हाँ 1 2 एंड 3, तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब बताइए अटर्नी जनरल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप गलत करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सब सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही क्वेश्चन में बता दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी ने दिया था आपका, कुछ मतलब फैक्ट, और कुछ फैक्ट मैंने आपको बोल के बता दिया। चलिए आगे देखिए, बोला विथ रेफरेंस टू द यूजफुलनेस ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। बोल रहा है जो चीनी उद्योग होता है, शर्करा उद्योग होता है, उसका बाय प्रोडक्ट बनता है। बाय प्रोडक्ट मतलब जैसे कोई चीज़ बन गया, बाय प्रोडक्ट मतलब बीच वाला चीज़ को हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए गन्ना था, शुगर कैन था, इससे हम लोग बनाए इसका रस का निकाल के, तो शुगर का सिरप बन गया, चीनी का वो बन गया है ना, बहुत सारा, मतलब क्या उसको बोलते हैं गन्ना का जूस। तो जो चीज़ मटेरियल निकला उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट बोल दिए। तो उसी के बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है बैगेजेज कैन बी यूज्ड एज ए बायोमास फ्यूल फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो जो चीज़ निकल गया ना गन्ना से, सूखा हुआ चीज़, रस निकालने के बाद उसको खोई बोलते हैं। तो देखिए अब खोई जो है दोस्तों, तो इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन, ये सब होगा कि नहीं होगा? ये एक बायोमास है ना। बायोमास मतलब प्लांट और एनिमल को हम लोग बायोमास बोलते हैं। तो ये बताइए इससे हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं कि नहीं? एकदम बना सकते हैं बायोफ्यूल। ठीक है, इसको जलाएंगे भैया तो एनर्जी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। ठीक है, इसको हम लोग बैक्टीरिया से अगर सड़ाएंगे तो उससे भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बैगेज बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ वेस्ट निकलता, तो ये एकदम सही चीज़ है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है मोलेसेस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। ये बताइए कोई चीज़ अगर ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं? ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट या एनिमल से निकला है, जो मतलब जीवित चीज़ से निकला है, मतलब जैविक है। तो अब जैविक चीज़ से अजैविक चीज़ बना लेंगे? इनऑर्गेनिक मतलब केमिकल चीज़ बना लेंगे। मोलाइस मतलब होता है, क्या होता है, जैसे कि समझिए गुड़ को बोलते हैं सीरा या गुड़। तो गुड़ का यूज हो सकता है फर्टिलाइज़र बनाने में, लेकिन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नहीं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ बोला है कि नहीं, ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र। अब जो चीज़ ऑर्गेनिक है उससे ऑर्गेनिक बनेगा ना। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक किससे बनता है? क्या ये ऑर्गेनिक चीज़ से बनता है? नहीं बनता है, ये केमिकल से बनता है, राइट। इसलिए ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक नहीं बना सकते हैं। हाँ, हम इनऑर्गेनिक चीज़ में कुछ मिक्स कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का थैला के जगह उसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर सकते हैं, बांस वांस, और थोड़ा मोटा टाइप का बना सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये सिंथेटिक ही रहेगा, ठीक है, ये ऑर्गेनिक नहीं रहेगा। लेकिन इसमें बोला है कि ये ऑर्गेनिक चीज़ को हम लोग केमिकल बना रहे हैं तो गलत होगा, ठीक है। बोल रहा है मोलेसेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सही बात है, मोलाइस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना इथेनॉल बनाने में। इथेनॉल क्या होता है? एक तरह का फ्यूल होता है जो हम यूज करते हैं पेट्रोल डीजल में मिक्स करने के लिए, जिसको ब्लेंडिंग बोलते हैं ना, ब्लेंडिंग। ये सारा चीज़ को मैं साइंस टेक में बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा कि बायोफ्यूल क्या होता है, किस तरह से उसको ब्लेंडिंग करते हैं, कितना % मिलाना है, 10% मिलाना है कि 20% मिलाना है। फिर बायोफ्यूल का अलग अलग जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन क्या होता है, भारत सरकार का बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है, ये सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके लिए आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मोलेस का हम लोग प्रयोग करते हैं इथेनॉल बनाने में, और उसी इथेनॉल से हम लोग फिर एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारा सही है। तो कौन सा करेक्ट है बताइए? तो 1 और 3 दोनों, ठीक है। तो बायोफ्यूल के बारे में डिटेल में क्लास लेंगे साइंस टेक का, तो उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। बोल रहा है दोस्तों कि वेरिएशंस इन द लेंथ ऑफ द डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। आपको पता है जैसे जैसे मौसम ये ऋतु चेंज होता है, वैसे वैसे दिन का समय और रात का समय में अंतर होता है। जैसे गर्मी में दिन बहुत क्या होता है, 12-12 घंटे का होता है, लगभग धूप वाला ज़्यादा रहता है ना। और रात जो होता है वो क्या होता है, छोटा। जिस लेकिन अब जब ठंडा में आएंगे तो आप देखेंगे कि दिन बहुत छोटा होता है, रात बहुत लंबा होता है, धूप जल्दी ख़त्म होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो बोल रहा है पहले द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा अक्ष है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द अगर पृथ्वी घूम रहा है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सूर्य है। तो आपको पता है पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूम जाता है। तो 24 घंटा में घूम जाता है तो इसमें इसके कारण दिन और रात होता है। जब भी पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसके कारण दिन और रात होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि दिन और रात का बात नहीं हो रहा है, इसमें बात हो रहा है कि जो ऋतु चेंज होता है तो उसमें दिन के समय में, मतलब दिन का जो घंटा है उसमें चेंज होता है और रात के घंटे में चेंज होता है, अलग अलग सीजन में, ठीक है। आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो अर्थ का जब रोटेशन के कारण क्या होता है अपने एक्सिस पे, फिर दिन और रात होता है, लेकिन वो नहीं पूछा है हमसे। फिर बोल रहा है द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर। तो कहने का क्या मतलब है, ये हमारा सन है, आपको पता है इसके चारों पृथ्वी जो घूम रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल मतलब ये गोल ऑर्बिट में ऐसा नहीं घूम रहा है पृथ्वी। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है वो ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में घूम रहा है। तो यहाँ अगर पृथ्वी है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दूर, और ये डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो डिस्टेंस का वेरिएशन होता है, ठीक है, पृथ्वी जब एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तब। उसके कारण कभी कभी पृथ्वी सूर्य से दूर जाता है, ये दूर चला गया, और कभी कभी नज़दीक जाता है। बस यही होता है जब पृथ्वी अपने घूमता है सन के चारों एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो इसलिए ये भी हमारा कारण नहीं है कि क्यों जो है अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात का लंबाई अलग अलग होता है। अगला बोल रहा है लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस। लैटिट्यूड मतलब क्या, ये लैटिट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ है, फिर कोई चीज़ यहाँ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए। कोई प्लेस के लैटिट्यूड से फ़र्क पड़ेगा क्या कि उसमें दिन और रात का अलग अलग सीजन में क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये वाला चीज़ है, अगर सूर्य तो यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है ना। तो ये और उसके बगल वाला प्लेस मान लो, ठीक है। तो अगर क्या गर्मी के दिन में
अगर इस प्लेस पे 12 घंटे का दिन होता है तो क्या उसके बगल वाला प्लेस पे 12 घंटे का दिन नहीं होगा क्या? एकदम होगा, उतना वेरिएशन थोड़ी ना करेगा। हम लोग ऐसे तो नहीं बात कर रहे हैं कि ये और ये वाला जगह का नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो लैटीट्यूड के पोजीशन पे हमें उतना नहीं अंतर करता है, लैटीट्यूड के पोजीशन पे बस ये अंतर करता है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश इसमें कितना देर तक पड़ेगा इस प्लेस पे, ठीक है। ये जैसे आपको पता है पोल में जो है 24 घंटे का दिन रात होता है, लेकिन इक्वेटर में 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है, ठीक। तो ये भी हमारा नहीं होगा। बोल रहा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्टेड एक्सिस, ये होगा अर्थ अपने एक्सिस पे रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन नहीं लिखा है, अगर रोटेशन लिखेगा तो दिन रात है, लेकिन बोल रहा है रिवोल्यूशन। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रहा है, साथ ही साथ ये अपने सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है और टिल्टेड एक्सिस में। इसीलिए क्या होता है, ये हमारा जैसे पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रहा है और टिल्टेड एक्सिस में। तो इस रोटेशन के कारण और इस रिवोल्यूशन के कारण पृथ्वी में जो अलग अलग ऋतु होता है वो उसका लेंथ दिन और रात का अलग अलग होता है। बात समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों ऑप्शन के किस चीज़ से रिलेटेड है उसको अच्छे से पढ़ना है। ये जो ऑप्शंस हैं इसके बारे में डिटेल में, ठीक है, जब हम ज्योग्राफी का भी तो छठा क्लास चला है, जब हम ये बात करेंगे आपका इसमें विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस, ठीक है, उसको बारे में डिटेल में हम लोग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो जब टॉपिक आएगा तो बहुत डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन होगा, ठीक है। अभी आपको इसका जो आंसर है वो 14 का डी है। समझ में आ रहा है ना? अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब ज्योग्राफी का हम लोग का क्लास अभी चलेगा तो उसमें ये सब चीज़ आपको बता देंगे पूरा एकदम एनिमेशन और डायग्राम के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट। अब देखिए ये पूछा नर्मदा नदी, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है यूपीएससी ने 2000 कब पूछा, 2023 में। क्या पूछा कि जो अमरकंटक है वो आपका विंध्याचल या सतपुरा और सह्याद्री के मिलने की जगह से बनती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2023 में, आप देखेंगे उसमें एक ऑप्शन था कि जो अमरकंटक प्लेटू है, ठीक है, वो आपका सह्याद्री है ना, सह्याद्री और विंध्याचल या सतपुरा के मिलने से बनती है। तो आपको पता होना चाहिए सह्याद्री तो यार वेस्टर्न घाट है और विंध्याचल जो है इधर में पड़ता है, तो दोनों का यहाँ मिलता है। यहाँ थोड़ी नर्मदा है, नर्मदा तो भाई यहाँ होती है सतपुरा और विंध्याचल के पास, राइट। तो अगर आपने पढ़ा है मतलब सतपुरा और विंध्याचल के पास अमरकंटक होती है, तो अगर आपने नर्मदा का पढ़ा है ओरिजिन की यार ये अमरकंटक से निकलती है, तो आसानी से आप उसमें बता देते कि अच्छा ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। ये इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यही वाला आ जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट रिपीट करते हैं, ठीक है। तो वही सारा चीज़ जब हम प्रीवियस ईयर कर लेंगे ना 2011 से 23 तक, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से 30-35 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाएगा आपका। और बाकी मैं जो आपका पूरा स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आसानी से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप कंटिन्यूअस बेसिस पे सभी वीडियो जितने भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे सबको देखते रहिए और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और अपना जो भी बेसिक बुक्स मैंने आपको पहले बताया उसको अपना रिवाइज करते रहो, इधर उधर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए बोल रहा है कि नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट। आपको पता है नर्मदा रिवर वेस्ट इधर बहती है, ठीक है। जबकि बोल रहा है वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट, लेकिन मैक्सिमम जो नदियां हैं वो ईस्ट की ओर जाती है। जैसे आप देखिए गोदावरी इधर गई, कृष्णा इधर गई, कावेरी इधर गई, लेकिन नर्मदा इधर जाती है और बोला तापी इधर जाती है। बाकी मैक्सिमम नदी अगर आप देखेंगे तो इधर जाती है। तो क्यों ऐसा है, ऐसा पूछा है। बोल रहा है इट ऑक्यूपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब घाटी होता है, ठीक है, और जो लीनियर मतलब सीधा। तो अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे कोई चीज़ बना हुआ है, यहाँ पे नाली बना हुआ है और इसी नाली में अगर कोई चीज़ बह रहा है तो ये वाला चीज़ इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा ना। तो उसी तरह से नर्मदा क्या है कि वैली में जाती है, ठीक है। नाली का मतलब सीवेज नहीं बोल रहा हूँ, नाली मतलब एक सेप। तो कोई भी चीज़ अगर गड्ढे से जाएगा, वैली से जाएगा, तो वो इधर उधर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो नर्मदा और तापी क्या होता है, रिफ्ट वैली में जाती है, जो
एक तरफ हमारा विंध्याचल है, दूसरी तरफ सतपुरा है, तो इधर हमारा नर्मदा और तापी जाती है, उनके बीच का जो वैली बना हुआ है उसके बीच में, इसीलिए नर्मदा वेस्ट से की तरफ जाती है और बाकी नदियाँ जो है वो ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हमारा ये एकदम सही होगा कि वो विभ्रंश घाटी में जाती है। फिर बोल रहा है इट फॉलोज बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा। देखिए, विंध्या और सतपुरा के बीच में जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेस्ट में जाएगी। बहुत सारी नदी है जो विंध्याचल और सतपुरा के बीच में इधर से जाती है। नर्मदा इसलिए इधर से जाती है क्योंकि इनके बीच में एक जो है वैली बना हुआ है, रिफ्ट वैली बन गया है, और उसी रिफ्ट वैली में नर्मदा जा रही है। ठीक है, इसीलिए बाकी नदियाँ जो रिफ्ट वैली में नहीं इधर जाती होगी, हालांकि ये सतपुरा विंध्या के बीच में स्थित है, विंध्याचल और सतपुरा में, फिर भी ये नदी इधर जा रही है क्योंकि रिफ्ट वैली में नहीं जा रही है। ठीक है, तो रिफ्ट वैली में जाने के कारण नर्मदा जो है वेस्ट की ओर जा रही है, ना कि विंध्याचल और सतपुरा के बीच में स्थित है। ठीक है, हाँ, ये विंध्याचल सतपुरा के बीच में स्थित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिफ्ट वेस्ट की ओर जा रही है, तो क्योंकि ये इसमें यहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, अब देखिए, अब सेम ऑप्शन रिपीट किया कि नहीं, कि सतपुरा और विंध्याचल जहाँ पे कट करती है वहीं पे क्या है, अमरकंटक, और अमरकंटक से क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना, कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, अब देखिए, बोल रहा है द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। बोल रहा है कि जो ज़मीन है वो वेस्ट की ओर ढलाव में। अगर भैया वेस्ट की ओर ढलाव में था तो सब नदी इधर ही जाना चाहिए ना, लेकिन देखिए गोदावरी इधर जा रही है, ये इधर जा रही है कृष्णा, ये कावेरी, तो गोदावरी भी तो इधर पे जाना चाहिए, यहीं से निकलता इधर मुड़ जाता, लेकिन नहीं, अगर ढलाव इधर ही होता, ठीक है, तो इधर जाता, लेकिन इधर जा रही है। तो नर्मदा इधर जाने का बस यही एक ही कारण है कि नर्मदा रिफ्ट वैली में जाती है और तापी भी रिफ्ट वैली में जाती है, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है। तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गया, तो कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों? सिर्फ एक। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है कि साउथ इंडिया में जितने भी नदियाँ हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, और ये आपका होमवर्क क्या है कि मैं इसको आप खुद ही पढ़ाऊँगा, तो अभी छोड़ सकते हैं, अभी मत ये सब देखिए, मैं पूरा करवा दूँगा ज्योग्राफी आपका। ठीक है, और ज्योग्राफी डेली हमारा चल ही रहा है 7:30 बजे रात में। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है ऑन द प्लैनेट अर्थ। ठीक है, ऑन द प्लैनेट अर्थ। अच्छा, नर्मदा के बारे में और चीज़ आप कुछ जान लीजिए कि नर्मदा को मध्य प्रदेश और गुजरात का जीवन बोलते हैं। ठीक है, और जो सरदार सरोवर डैम है दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ पे है? अमरकंटक के, मतलब गुजरात और अमरकंटक के आस, मतलब बनाए हैं ना, एमपी में खंडवा के पास है ना, तो वहाँ पे सरदार सरोवर जो डैम बना है दोस्तों, ठीक है, वो आपका नर्मदा नदी पे ही है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है अरब की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, समझ गए? और ये अमरकंटक जो पठार है वहाँ से निकलती है। बस इतना चीज़ आप याद रखिए। ठीक, चलिए, उसके बाद नर्मदा नदी का कुछ ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा आपको, बस ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है, जिससे यूपीएससी एक बार नहीं 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, कि यहाँ पूछा 2013 में, फिर अमरकंटक वाला पूछा 2023 में, बीच में भी पूछेगा, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो 15 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज ए आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। बोल रहा है पृथ्वी पर अधिकांश जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब जिसमें नमक नहीं है, अलवण या नमक है बहुत कम है, अलवण नल जो जल है वो बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, मतलब आइस कैप्स में रहता है और ग्लेशियर में। आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन। बोल रहा है मैक्सिमम जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे है? आइस कैप्स और ग्लेशियर में है। बोल रहा है उसके बाद जो फ्रेश वाटर जितना बचा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ठीक है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि पूरा पृथ्वी पे जो पानी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है पृथ्वी का 3/4 भाग, ठीक है ना, क्या है दोस्तों? पानी, वाटर है, 75% वाटर है। अब ये जो वाटर है, ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं फ्रेश वाटर जिसमें नमक बहुत कम है, और दूसरे को बोलते हैं सैलाइन वाटर या ओशियन वाटर। ठीक है, तो ओशियनिक वाटर कितना है बताइए? तो ये है 97.2%,
बाकी का जो 2.8% बचा है, टोटल 100% पानी है, मान लो क्या 100% है, पूरे पृथ्वी पे 3/4 भाग पानी है। उन 3/4 भाग में जितने भी पानी है उसका 97.2% समुद्र में, ठीक है, और फ्रेश वाटर है 2.8%। तो ये जो 2.8% वाटर है फ्रेश वाटर, फिर इसका अलग अलग डिवीज़न हुआ है। कैसे? तो आइस कैप्स में जो है वो है 2%, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है वो है 0.62% ग्राउंड वाटर, ठीक है। उसके बाद जो झील है, ठीक है, वो है 0.01%, ठीक है। फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में भी पानी है, वो कितना है 0.001%, ठीक है। और जो नदियाँ हैं उसमें कितना पानी है 0.0001%। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पानी ओशियन में 97.2%, बाकी जितना भी पानी बचा 2.8% उसमें आइस कैप्स और ग्लेशियर में 2% है। उसके बाद ग्राउंड वाटर जो भूजल है उसमें 0.62%, ठीक है। झील में 0.01%, एटमॉस्फेयर में 0.001% और नदियाँ में 0.0001%। मतलब आप देख रहे हो कि नदियाँ में जो पानी है वो झील से भी कम है, एटमॉस्फेयर से भी कम है, ग्राउंड वाटर से तो बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पे है हमारा, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में है। उसके बाद कहाँ पे है, ग्राउंड वाटर में। तो वही क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में है। तो उसके बाद कहाँ पे है, तो कहाँ पे है उसके बाद, ग्राउंड वाटर में, ठीक है। तो ये नोट डाउन आप कर लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए जल्द ही मैं आप लोगों के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स लाने जा रहा हूँ मात्र 499 रुपीज़ में, जो लगभग 5 महीने तक चलेगा, जिसमें पूरा आपको टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये जो सॉल्यूशन है जो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं उसको दिया जाएगा पीडीएफ। सब क्लासेस होंगी, सीसेट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जो हो रहा है वो तो होगा, उसका पीडीएफ दिया जाएगा। और जितना भी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा सबका पीडीएफ दिया जाएगा। और टारगेट वे में डेली 1 क्लास होगा और वीक में 3 क्लास होगा, 3-3 घंटे का, ठीक है। वो जो क्लास स्टार्ट होगा दोस्तों वो आपका 1 दिसंबर से होगा, ठीक है, जिसका अपडेट मैं बस 1-2 दिन में आपको बता दूंगा। तो जो बच्चे चाहते हैं कि और थोड़ा बढ़िया से टारगेट पे में तैयारी करने का, वो 499 रुपीज़ का जो कोर्स है जिसके बारे में मैं कल आपको अपडेट दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको तैयारी के एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए 7 से 8 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं मात्र 12,000 के आसपास। सीट जैसा होगा वैसा। तो अब देख लो कि 6,90,000 बच्चा, ठीक है, क्या हो गए, बाहर हो गए, ठीक है। तो आसानी से जब आप ये कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक दिशा मिल जाएगा, तो अब बाकी बच्चों से डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। और एकदम मस्त तैयारी आपका चलेगा, 5-6 महीना में रगड़ देंगे यूपीएससी को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम पानी कहाँ है, फ्रेश वाटर, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ग्राउंड वाटर में। तो ये हुआ, ख़त्म, बन गया। बोला लेक में, लेक में कितना है दोस्तों, 0.001%, है ना, 0.01%, ठीक है। और रिवर में कितना था, 0.0001%। तो ये नहीं होगा। ग्राउंड वाटर कितना था, 0.62%। एटमॉस्फेयर कितना था, 0.001%। बस। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सी में, ठीक है। आइस कैप्स के बाद, आइस कैप्स में कितना था, 2%। और ओवरऑल फ्रेश वाटर कितना है, 2.8% के आसपास, ठीक, क्लियर। चलिए 16 का सी। तो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, कितना पानी है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 17। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। गारो हिल्स, ठीक है। बोल रहे नॉकरेक जीव मंडल रिजर्व जो है गारो पहाड़िया में। नेक्स्ट है लोकटक या लोकटक लेक जो है बराइल रेंज में। नामदफा नेशनल पार्क डाफला हिल्स में। तो इससे आपको ये पता चला कि भैया जब हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे या बायोस्फीयर रिजर्व, तो हमें ये भी देखना है कि उसके अगल बगल कोई पहाड़ी है क्या, या वहाँ पे कोई पहाड़ी स्थित है क्या, वहाँ पे कोई नदियाँ हैं क्या, ये सारा चीज़ भी देखना है,
ठीक है, इसे यूपीएससी पीवाईक्यू से आपको पता चलता है। तो देखिए नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पे है, पढ़े होंगे सब, मेघालय में। ठीक है, मेघालय में कहाँ पे है, गैरो हिल्स में, गारो हिल्स में। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है दोस्तों वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, मतलब यूनेस्को का जो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसके अंदर कवर है। तो ये तो हमारा सही है। क्लियर। उसके बाद देखिए लोकटक लेक आपको पता है कहाँ पे है, मणिपुर में। यहीं पे आपको फुमडी मिलता है। यहीं पे कैबू लेमजॉ नेशनल पार्क है जो विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे संघाई डियर भी मिलता है, इन्वायरमेंट क्लास में ये सब बताएं। ठीक, और बरैल कहाँ पे है ये बताइए। तो जो बरैल है वो कहाँ पे है, आसाम में। कहाँ पे, असम में। और लोकटक कहाँ है, मणिपुर में। तो ये कहाँ से हो सकता है, इसलिए ये गलत है। समझ में आ रहा है। तो जो बरैल पहाड़ी है दोस्तों, ठीक है, वो आसाम में है। बरैल एक जगह है आसाम में। ठीक है, एक तरफ ब्रह्मपुत्र बहती है और दूसरे तरफ बराक नदी है, बराक। इन दोनों के बीच में हमारा बरैल की क्षेत्र है, या बरैल पहाड़ी जो भी बोलिए आप। ठीक, चलिए समझें। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है, फ्लाइंग स्क्विरल। क्या मिलता है, फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, ये जो जगह है नामदफा नेशनल पार्क, ये दो पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, एक तरफ हमारा पटकाई पहाड़ी है, पटकाई पहाड़ी, और दूसरी तरफ दाफा पहाड़ी है। तो एक तरफ दाफा पहाड़ी है, दाफा, दाफला नहीं, दाफा, और दूसरी तरफ पटकाई पहाड़ी है। इन दोनों के बीच में हमारा नामदफा नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ से एक नदी बहती है नामदफा नेशनल पार्क से, जिसका नाम है नोवा दिहिंग नदी। नोवा दिहिंग, DIHING, दिहिंग नदी। ठीक है, समझ में आया। लेकिन डाफला कहाँ है, तो डाफला भी अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पे, लेकिन ये नामदफा नेशनल पार्क में नहीं है। क्लियर। तो अब समझ में आ गया कि हमें जब भी हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट का, तो ये वाला हिल, ये सब पहाड़ी का हम लोग को देखना भी है, ये लोकेशन कहाँ है। और डाफला हिल जो है इसलिए नाम पड़ा क्योंकि डाफला जनजाति यहाँ पे मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन ये नेशनल पार्क में, इस नेशनल पार्क में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा डाफला हिल्स के ही अगल बगल एक और पहाड़ी है जिसका नाम है अक्का हिल्स और एबोर हिल्स, जो डाफला पहाड़ी के नीचे मतलब नज़दीक स्थित है। जो नामदफा नेशनल पार्क है, ठीक है, ये दाफा पहाड़ी जो ये इसका नाम पड़ा है और पटकाई के बीच में स्थित है, डाफला पे नहीं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो जो सही है बस एक ही है कि नोकरेक की पहाड़ी, नोकरेक का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो गैरो पहाड़ी में है। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम मस्त एनालिसिस करके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित पे विचार कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल, प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट संचलन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का घूर्णन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का परिक्रमण। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए पृथ्वी पे कुछ चेंज हो रहा है, मतलब पृथ्वी का मतलब जो आकार है उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो इसको मैंने आपको पढ़ाया था जियोमॉर्फिक प्रोसेस में, पढ़ाया था कि नहीं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस में ये दो टाइप का होता है, एक इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक मतलब पृथ्वी के अंदर से ही एनर्जी निकल रहा है, ठीक है, वोल्केनोज निकाल रहा है, अर्थक्वेक, उसके कारण पृथ्वी में चेंज हो रहा है, उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस इंडोजेनिक वाला बोलते हैं। एक्सो मतलब पृथ्वी के सरफेस पे जो हो रहा है परिवर्तन। क्लियर।
तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या होता है, आपको पता है कि रेडिएशन जो होता है, जैसे सूर्य से जो भी किरण निकलता है, राइट, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों जो है प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो उसमें रेडियो वेव्स आता है, अल्ट्रा वायलेट, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, ये सब निकलता है। तो ये सब एक तरह का क्या है, हीट है, इसमें ऊर्जा होगा। तो इस ऊर्जा के कारण क्या होगा, जो पृथ्वी पर पानी है वो उड़ेगा भाप बन के, उससे बादल बनेगा। ठीक है, तो वही फिर पानी जब पृथ्वी पे पड़ेगा वर्षा के रूप में, तो उससे इरोजन होगा, वेदरिंग होगा, जो मैंने आपको पहले पढ़ा है, तो उससे चेंज होगा। प्लस पृथ्वी पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, तो कुछ पत्थर हीट होगा, हीट होने के कारण वो एक्सपैंड करेगा, फिर टूटेगा, फिर ऐसे होते रहेगा, ठंडा गर्म ठंडा गर्म। तो उसके कारण क्या होगा, पृथ्वी का शेप चेंज होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ाए हैं। देखिए दूसरा है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल मतलब पृथ्वी के अंदर का से एनर्जी निकल रहा है वोल्केनोज के फॉर्म में, ज्वालामुखी के फॉर्म में, तो उसके कारण भी पृथ्वी का जो है आकार चेंज होगा। ये पृथ्वी था, यहाँ पे प्लेन था, यहाँ से ज्वालामुखी उठा, ऐसे पहाड़ बन गया, तो चेंज हो गया ना आकार, तो ये भी होगा। फिर है ग्रेविटेशनल एनर्जी। जब आपको हम मास मूवमेंट पढ़ाए थे तो बताया था उसमें ग्रेविटी का कितना बड़ा रोल है, किस तरह से वो चेंज कर रहा है पृथ्वी का फॉर्म, जिसमें हमने आपको सॉलिफ्लक्शन, मड फ्लो, अर्थ फ्लो, एवलांचे, ये सब के बारे, लैंडस्लाइड्स के बारे में बताया था, जिसमें ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है, गुरुत्वीय बल का। फिर है प्लेट मूवमेंट में भाई तो होता ही है, अलग अलग प्लेट कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, तो नया नया चीज़ बनता है, बिगड़ता है, तो उसके कारण पृथ्वी का भी आकार चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद बोला पृथ्वी का घूर्णन। तो पृथ्वी जब आप अपने अक्ष के घूम रहा है, तो आपको पता है पृथ्वी घूम रहा है, तो इसके कारण दिन रात हो रहा है, तो दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत पड़ता है, तो उसके कारण इस यहाँ पे जो भी आपका पानी होगा वो भाप बन के उड़ेगा, बादल बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी पत्थर होगा सूर्य के प्रकाश में क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। फिर यही वाला जब रात में घूम के अंधेरे में चला जाएगा तो ये पत्थर सिकुड़ जाएगा, तो उसके कारण रेगुलर रूप वो फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, बादल बनेगा, तो इसके कारण क्या होगा, बारिश वारिश होगी, पत्थर फैलेगा सिकुड़ेगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो उसमें टूटेगा, वेदरिंग होगा, और उसके कारण पृथ्वी का जो सरफेस है उसमें चेंज होगा। तो ये भी सही है। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो उसके कारण सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, पृथ्वी जब अपनी तरफ सूर्य खींचता है तो ग्रेविटी लगाता है, तो उसके कारण टाइड्स होगा, टाइडल एनर्जी होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसके कारण टाइड्स होगा, और टाइड्स के कारण भी मतलब ज्वार भाटा के कारण भी पृथ्वी पे आकार में चेंज होगा। ठीक है, तो ये भी होगा, तो सभी होगा मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ रहा है। तो ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस में ये सारा चीज़ को पढ़ना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 18 का क्वेश्चन हो गया डी, मतलब 18 का आंसर हो गया डी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कोई चीज़ बाहर नहीं जा रहा, अभी आप देख रहे होंगे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टफ तो है, लेकिन अगर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है और आपने पढ़ा है तो बन रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट या डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्टली पूछ रहा है कौन सा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में डिटेल में आपको हमने पढ़ाया है पॉलिटी में, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में उल्लेख है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। जैसे अटर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में। ठीक है, जैसे CAG, ठीक है, आर्टिकल नंबर 148 में। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 में है। ठीक है, जैसे UPSC आर्टिकल नंबर 315 से 323 में। जैसे स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आर्टिकल 315 से 323 में। जैसे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में। ठीक है, जैसे राज्य में जो भी एडवोकेट जनरल होता है आर्टिकल नंबर 165 में। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ये आर्टिकल 338 में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आर्टिकल 338A में। ठीक है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, समझ रहे हो।
लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो भारत सरकार ने बनाया है। प्लानिंग कमीशन भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जो जोनल काउंसिल है वो आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वैधानिक संस्था है क्योंकि ये एक्ट के द्वारा बना है। लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन ये एक ना तो कानून के द्वारा बना हुआ है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मूल्य का है। जोनल काउंसिल कानून के द्वारा बना हुआ है, स्टैट्यूटरी है, लेकिन इसका उल्लेख जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। मतलब तीनों संस्था का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में पढ़ाया है, ज़रूर देखिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों उल्लेख नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहा है द डिमांड फॉर तिभागा मूवमेंट इन द बंगाल वॉच। तो आपको पता है कि बंगाल में तिभागा आंदोलन चला था। तिभागा मतलब 3 भाग, यही मतलब हुआ। ठीक है। तो तिभागा मूवमेंट कहाँ चला था? सबसे पहले आप याद रखेंगे बंगाल में चला था। कब चला था? तो 1946 और 47 के बीच में। ठीक है। क्यों चला था? क्योंकि एक तरफ यहाँ पे थे जमींदार, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते थे जोतेदार। क्या बोलते थे? जोतेदार। और दूसरी तरफ जमींदार अपने खेत में काम करवाता था किसानों से, जिसको बटाईदार बोलते थे, शेयर क्रॉपर। तो उगा रहा है ये इसके खेत में और इसको कुछ अनाज देना पड़ता था, तो ये बहुत ज़्यादा अनाज चार्ज करता था। इसीलिए इन लोगों ने तिभागा आंदोलन शुरू किया, शेयर क्रॉपर लोगों ने। तो शेयर क्रॉपर को बोलते थे बरगादार। क्या बोलते थे? बरगादार। और ज़मींदार को क्या बोलते थे? जोतेदार। ठीक है। तो इस आंदोलन को 1946-47 में जो किसान सभा था, जो सीपीआई एक पार्टी है किसानों की, उसने चलाया था बंगाल में। ठीक है। मकसद यही था कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा जो डिमांड कर रहे थे फसल का हिस्सेदारी, उसको 1/3 करना। पहले वो बोल रहे थे कि जितना तुम उगा रहे हो शेयर क्रॉपर, ठीक है, उसका हमको आधा दे दो। कौन बोल रहा था? ज़मींदार। लेकिन लोगों ने विरोध किया और बोला कि हम आधा नहीं देंगे, 1/3 देंगे। तो 1/3 देंगे, तीसरा हिस्सा देंगे, पूरा आधा नहीं देंगे। इसीलिए इसको नाम पड़ा तिभागा आंदोलन। ठीक है। 1946-47 में। समझ में आया? तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो एक नया कमीशन बना जिसका नाम है फ्लाउड कमीशन। क्या बना? FLOUD, फ्लाउड कमीशन। तो इस फ्लाउड कमीशन ने बोला कि 1/3 वाला जो शेयर क्रॉप का डिमांड है वो सही है। और ये आंदोलन जो है लगभग सक्सेस हुआ और 1950 में कानून के द्वारा ये कर दिया गया कि 1/3 से ज़्यादा जो है ज़मींदार उन लोगों से नहीं लेगा। ठीक है। तो ये था तिभागा आंदोलन। क्लियर? तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो आधा ले रहा है ज़मींदार उसको घटा के 1/3 करना। ठीक है। तभी नाम पड़ा तिभागा। तो द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू द 1/3। तो सही बात है, ज़मींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, ये हमारा एकदम सही है। ठीक है। ठीक है। बाकी ये गलत है। क्यों गलत है? देख लीजिए। द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट, किसानों को ज़मीन देना, एक्चुअल कल्टीवेटर, ये किसका बात हुआ है? ये बात हुआ है रैयतवाड़ी का। या ये रैयतवाड़ी जब आप व्यवस्था पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको थॉमस जो है आपका कौन लेके आए थे रैयतवाड़ी को? थॉमस मुनरो लेके आए थे। ठीक है। तो जब वो पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो उसका पॉइंट है। ठीक है। इसमें किसानों को जो है वास्तविक मालिक बनाने का था। द अपरूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ द सर्फडम, ऐसा कोई नहीं था। ये तो लैंड रिफॉर्म का बात हो रहा है, भूमि सुधार का। राइटिंग ऑफ ऑल द पीजेंट डेट, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। तो देखिए अभी ये रैयतवाड़ी का क्वेश्चन यूपीएससी ने फिर पूछा था 2000, आपका शायद 2022 में पूछा है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि रिपीट हुआ कि नहीं? ये वाला ऑप्शन हुआ ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करना है। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं
क्योंकि हम लोग का मकसद जो है फटाफट ख़त्म करना नहीं है, एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करना है कि किस चीज़ का है, क्यों वो सही है, बाकी क्यों गलत है, ताकि फ्यूचर में इस चीज़ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी तो कोई भी दिक्कत आपको दोस्तों ना हो। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और ज्योग्राफी का क्लास डेली आ रहा है, ज़रूर देखिएगा, और सीसेट का क्लास भी अल्टरनेट डे आ रहा है, ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सब हम पढ़ा दिए हैं, तो ज़रूर उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। ठीक है, जल्दी आप लोग के लिए कोर्स लाने जा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जो है कल तक मिल जाएगा चैनल पे ही, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा करेगा और आसानी से आप यूपीएससी प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं कीजिए, बहुत पढ़िए, इतना पढ़िए कि ऊपर वाला ये बोले कि इस बंदे को जो है इस बार सफलता दिलाना है। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाना पीना खाइए और पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।